तो आज के आप तो पहला जो करंट अफेयर है वो है ड्यूटी इन्वर्जन के बारे। अब ये ड्यूटी इन्वर्जन क्या होती है और कैसे होती है, इस चीज को रेफर करते हैं। तो बेसिकली ये सारी अभी डिस्कशन के लिए मुद्दे जाने हैं। हमने 2 दिन पहले करंट अफेयर में जीएसटी काउंसिल और उसके बारे पढ़ा था। उसकी 47th मीटिंग आपकी चंडीगढ़ में हो रही है और इसके अंदर आपके जीएसटी के रेट्स, जैसे बहुत सारी चीजों का जीएसटी रेट अब 12 से 18% करने का विचार है। जैसे कोई भी जो प्रिंटिंग होती है, कोई राइटिंग या ड्राइंग इंक है, ठीक है, कुछ कैटेगरी के नाइफ, स्पून, टेबल वेयर, डेयरी मशीनरी, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, इन सब की शायद जीएसटी बढ़ा के 18% कर दी जाएगी। ठीक है, ये जितनी भी आपकी जीएसटी और ये सारे लॉज हैं, ये आपकी जीएसटी काउंसिल ही रेट्स डिसाइड करता है कौन सा प्रोडक्ट कौन सी जीएसटी के रेट के अंडर पड़ेगा। तो उसकी भी ये चीजें डिसाइड करेंगे। इसके एग्जेम्पशंस भी होते हैं कई बारी, वो सारी चीजें भी यहीं पर डिसाइड होती हैं इसी चीज के अंदर। अब वो एग्जेम्पशंस का जैसे मैं आपको चीज बताता हूँ, जैसे ना ड्यूटी इन्वर्जन के ऊपर भी बात होनी है। अब ड्यूटी इन्वर्जन क्या है, देखो आपके कंट्री के अंदर दो टाइप के प्रोडक्ट्स आ रहे हो सकते हैं। आपका जो देश है उसके अंदर दो टाइप के प्रोडक्ट्स आप मंगवा रहे हो सकते हो बाहर से। एक है आपके, सॉरी, आपके दो टाइप के इंपोर्ट्स आ रहे हो सकते हैं। यहाँ इंपोर्ट सेंटर में लिखना था। एक हो सकता है कि आप रॉ मटेरियल मंगा रहे हो, एक हो सकता है कि आप वही फिनिश्ड प्रोडक्ट मंगा रहे हो, उसी से बना हुआ फिनिश्ड प्रोडक्ट मंगा रहे हो। अब आप इंपोर्ट ड्यूटी दोनों पे ही लगा रहे हो, पर लेट्स सपोज रॉ मटेरियल पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो ज्यादा है कंपेयर टू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। रॉ मटेरियल इंडिया में किसके काम आना है, इंडिया में कोई ना कोई इसकी फैक्ट्री होगी। फैक्ट्री यही जो फिनिश गुड्स का सामान है वो इंडिया के अंदर भी तैयार कर रही होगी। पर अगर इसे बाहर से रॉ मटेरियल मंगाना पड़ा है और ये रॉ मटेरियल ही, मतलब ये रॉ मटेरियल ही इसे एक्सपेंसिव पड़ा है, तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ये भी एक्सपेंसिव ही होगा। ये सस्ता नहीं हो सकता क्योंकि ये भी अपने आप ही महंगा हो जाएगा, ये भी आपकी चीज एक्सपेंसिव ही होगी। ठीक है, अब ये तो हुई एक चीज। पर अगर इसी के, मतलब चलो सामान महंगा हो गया वो मेन प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अभी नहीं है, वैसे मेन प्रॉब्लम ही है कि सामान ऑब्वियसली अननेचुरली टैक्सेस के कारण एक्सपेंसिव हो रहा है। पर जब आपने फिनिश गुड्स को भी मार्केट में आने दिया, ये जो फॉरेन का सामान इंडिया के अंदर आ गया है, इसके ऊपर आपने इंपोर्ट ड्यूटी कम लगाई है, तो अल्टीमेटली असर क्या होगा कि ये फिनिश गुड जो बाहर से आया है, ये इंडिया के गुड से, ये इंडिया का फिनिश गुड है, इससे कहीं गुना ज्यादा सस्ता होगा। क्योंकि एक जहां पे ये तैयार हुआ शायद सरकार वहां पे बेनिफिट दे रही थी, सब कुछ हो रहा था। इंडिया आके आपकी इंडिया की गवर्नमेंट ने भी इंपोर्ट ड्यूटी इसके ऊपर कम लगाई हुई है, इसके कारण ये सामान अपने आप इंडिया के अंदर सस्ता हो गया है। दूसरी साइड पे ये जो आपके फिनिश गुड इंडिया के अंदर बन रहा है, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल आपने टैक्सेस बढ़ा के रखे, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के रखी है, तो ये शायद इंडिया के अंदर बन ही महंगा है। तो लॉन्ग टर्म में लोग इस चीज को खरीदेंगे, इस चीज को नहीं खरीदेंगे। तो इंडिया की फैक्ट्रीज अपने आप आपकी बंद होने लगेंगी, क्लोज डाउन होने लगेंगी। ठीक है, क्लियर है? तो अपने आप ही ये फैक्ट्रीज बंद होने लगेंगी। और दूसरी चीज, यही महंगा सामान अगर मैं एक्सपोर्ट करने की भी कोशिश करूंगा, बाहर भी मेरा सामान कौन खरीदेगा, क्योंकि मेरा सामान तैयार ही महंगा हुआ है। तो किसी और कंट्री के अंदर गया, उन्होंने थोड़ी बहुत भी ड्यूटी लगा दी, मेरा सामान तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, कौन ही खरीदेगा। तो इस कारण हम अपने आप जब ऐसी कोई ड्यूटीज लगा देते हैं, हम अपने आप अपनी खुद की फैक्ट्रीज को डैमेज करते हैं और बाहर की इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। चाहे इंटेंशनली हम ये नहीं कर रहे, पर जो हमने स्टेप उठाए उसके कारण ये हो तो गया ना कि आपकी खुद की इंडस्ट्री डैमेज हो रही है, दूसरी इंडस्ट्री फायदे में। इस टाइप की ड्यूटी को कहते हैं ड्यूटी इन्वर्जन, जहां पे आप ड्यूटी इसलिए लगाना चाहते थे कि आपके लोकल इंडस्ट्री को डैमेज ना हो, पर रॉ मटेरियल ज्यादा महंगा करके के
किसानों को, इंडिया के अंदर फार्मर्स को डैमेज ना हो, हम ये सोच के अगर सिर्फ रॉ मटेरियल को महंगा करते हैं तो फिनिश्ड गुड्स को उससे कम रखते हैं, तो फिनिश्ड गुड्स अपने आप ही इंडिया की कंपनीज बना ही नहीं पाएंगी, तो हमें इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हमें एक साइड पे अपने फार्मर्स का ध्यान रखना है, दूसरी साइड पे फैक्ट्रीज का भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से वो कंपटीशन फेस कर पाए आने वाले सालों में। ठीक है, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसी सिचुएशन है जहां पे इंपोर्ट ड्यूटी ऑन फिनिश्ड गुड इज लो कंपेयर टू इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल। ये सिचुएशन को आपके ड्यूटी इन्वर्जन कहते हैं। तो इनडायरेक्टली आपको कभी भी ये प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, या कभी मेंस के अंदर एज अ कंसेप्ट भी पूछा जा सकता है, कोई ना कोई एग्जांपल भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, लेट्स सपोज के टायर को इंपोर्ट किया, वहां पे 10% ड्यूटी है, पर आप नेचुरल रबड़ को इंपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे 20% है, तो इंडिया के अंदर टायर बनेंगे ही क्यों? ठीक है, इस तरीके से इस डैमेज को समझना जरूरी है। ठीक है, हुआ अच्छा, इसके अंदर नंबर मिस हो गया, एक मिनट, चलो कोई नहीं, यहाँ पे एंटरटेनमेंट चाहिए, चलो कोई नहीं। श्रिंकफ्लेशन की बात करें, अब श्रिंकफ्लेशन क्या होती है? देखो, ये आपके इन्फ्लेशन का एक और भी कंसेप्ट है जो कंपनीज अक्सर आपके साथ करती हैं, पर आपको और मुझे भी रेगुलर दिनों में पता नहीं चलता। देखो, कभी आपने अगर चिप्स के पैकेट इसके बेस्ट एग्जांपल है, किसी भी कंपनी के लगा लो, पिछले 3-4 सालों में भी अगर आपने चिप्स के पैकेट देखे हो ना ध्यान से, चिप्स के पैकेट पे रेट आज भी 10 रुपए का पैकेट मार्केट में मिलता है, पर वो जो 10 रुपए का पैकेट है उसके ऊपर लिखा भी होता है 20% एक्स्ट्रा। अगर वो भी निकाल देते फिर तो पता नहीं क्या ही बचता उसके अंदर। ठीक है, तो वो इतना, और उस पैकेट का लॉन्ग टर्म में ना साइज छोटा होता गया, जो किसी जमाने में 5 रुपए का पैकेट मिलता था वो अब 10 का है, मतलब कहने को साइज में। तो उन्होंने क्या किया है, 10 वाले पैकेट का साइज छोटा कर दिया, उसके अंदर चिप्स की क्वांटिटी छोटी कर दी, प्राइस वही रखा, क्योंकि कस्टमर की टेंडेंसी है कि वो मार्केट में जाएगा, वो 10 का पैकेट उठाएगा, 10 का पैकेट खरीद के आ जाएगा। ठीक है, तभी तो अब आपके मार्केट में 30 और 60 रुपए तक के भी चिप्स आने लग गए हैं। क्यों? जो एक्चुअली कभी किसी जमाने में 10 रुपए का पैकेट होता था वो 20 का, जो 20 का था वो 30 का हो गया। तो उन्होंने वो रेंज भी रखी है किसी को अगर वही चाहिए, पर जो जाके सिर्फ, ज्यादातर कस्टमर्स की ये आदत होती है कि जाके 20 वाला पैकेट 10 वाला पैकेट ही मांगना है, और उसके कारण वो उसी चीज को मार्केट में प्लेस करके रखते हैं। तो देखो, कंपनीज को जब महंगाई महसूस होती है वो इस तरीके से काम नहीं करते कि प्राइस बढ़ा दे, मतलब कुछ कंपनीज प्राइस बढ़ा देती हैं, पर कुछ कंपनीज क्या करती हैं, जो आपको सर्विस या जो प्रोडक्ट दे रही हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर ही कट लगा देंगे। लेट्स सपोज ये एक चॉकलेट है किसी कंपनी का, पहले आप इसे खरीदते थे, ये पूरा का पूरा चॉकलेट था, ये आपको 50 ग्राम का मिलता था, एग्जैक्टली सेम शेप, वही पैकिंग, सब कुछ। बस कंपनी क्या करेगी, इस जो बार है ये जो चॉकलेट की, इसे थोड़ा सा पतला कर देगी, उसके कारण ये क्या हो जाएगा, ये 40 ग्राम का हो जाएगा, लेट्स सपोज। अब अगर ये 40 ग्राम का हो गया, मैं हर एक चॉकलेट बार के ऊपर 10 ग्राम बचा रहा हूं ना, यानी प्राइस में वही चार्ज कर रहा हूं, लेट्स सपोज ये पहले मैं 20 का दे रहा था, आज भी मैं ये 20 का ही दे रहा हूं, तो आपको लगेगा अरे उतने साइज के तो पैकेट है, पर जो अंदर क्वांटिटी है वो क्वांटिटी अब कम हो चुकी है पहले से। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये सारी चीजें काम करती है। ये जो चीज है इसे शॉर्ट में श्रिंकफ्लेशन कहते हैं, जहां पे कंपनीज आपके प्राइस बढ़ाने की जगह क्वांटिटी या साइज को ही कम कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज को तो डाउन साइज, आपके पैकेट डाउन साइज कर दिया जाता है कि उसे और छोटा कर दिया जाता है, ताकि लोगों को एहसास ना हो, पर जब आपको उतनी क्वांटिटी नहीं मिली तो ऑब्वियसली आपको वो चीज मिल ही नहीं रही है मार्केट के अंदर। क्लियर है? थर्ड करंट अफेयर, आज छोटे छोटे सिंपल करंट अफेयर है ज्यादातर, जैसे कई दिनों से हम बहुत ही टेक्निकल भी पढ़ रहे हैं, ये सिंपल से करंट अफेयर है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखो, इंडिया ना इस टाइम बहुत सारी कंट्री से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट करने को लगा हुआ है, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या होगा,
पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है इसी चीज को हम पढ़ते हैं। जैसे अभी हमने ड्यूटी इन्वर्जन के बारे पढ़ा, तो होता क्या है, अगर दो कंट्रीज आपके ट्रेड कर रही हैं गुड्स सर्विसेज किसी भी चीज में, कोई भी सामान ए कंट्री से बी कंट्री में जाएगा, ये बी कंट्री उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगी, तो वो सामान अपने आप महंगा हो जाएगा, इस देश के अंदर उसके बिकने के चांसेस अपने आप कम हो जाएंगे। सेम अगर बी ए को सामान भेजेगा, ये भी इसके ऊपर ड्यूटी लगा देंगे और यहाँ पे ये सामान महंगा हो जाएगा। इससे दो चीजें होती हैं, एक तो जो आपकी लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट में कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन, ये छोटा सा ही रह गया यहाँ पे, कंपटीशन कम हो जाता है। देखो अगर कंपनीज को इंटरनेशनली compete करना पड़ेगा, वो ऑब्वियसली ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे उस चीज को एक्सेल करने में। अगर उनका कोई कंपटीशन ही नहीं है तो अपने आप ही आपके एक तो कंपटीशन कम है, तो उन्हें पता है कस्टमर के पास ज्यादा चॉइस नहीं है, इसके कारण जो आपकी मार्केट में क्वालिटी भी आएगी वो भी लो होगी, क्योंकि उन्हें पता है हमारा सामान ही खरीदेंगे और कहां से खरीदेंगे। अगर तुम्हारे पास, अगर इंटरनेशनली सारा कंपटीशन अलाउड हो, आपको क्वालिटी लो की जगह सबसे पहले वैरायटी बढ़ेगी, वैरायटी बढ़ेगी तो आप हमेशा बेस्ट क्वालिटी का सामान ढूंढोगे, ठीक है, और वही खरीदोगे। ये चीजें आपकी मार्केट को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव और मार्केट को और बड़ा ग्रो करवाते हैं। देखो आपके देश को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि और भी जगहों पे आप सामान बेचो, और भी किसी कंट्री उसके साथ भी करके उसके अंदर भी बेचो, तो आपकी मार्केट, पहले सिर्फ आप अपने देश के अंदर ही सामान बेच रहे थे, अब सारी ग्लोबलाइज दुनिया में सारी जगह सामान बेच सकते हो, तो आपकी कंट्री को ऑब्वियसली इस चीज में ज्यादा फायदा होगा। अब पर इसकी अल्टीमेट चीज दूसरी साइड से क्या है कि अगर हम ये सब कुछ करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम कहां पे आती है, आपकी लोकल इंडस्ट्री शायद उतनी प्रिपेयर्ड ना हो इस कंपटीशन के लिए जो बाहर से आएगा, क्योंकि बाहर की कोई ऐसी कंपनी भी आ सकती है जिसके पास या तो पैसा बहुत ज्यादा हो या उनके पास मशीनरी इतनी एडवांस हो कि आपकी लोकल कंपनीज कंपीट ही ना कर पाए, तो वो आपकी लोकल कंपनीज को मार्केट से भी बाहर कर सकते हैं। पर इसके डर के चलते हुए जो एक्चुअली कंपनीज एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस कर सकती हैं, इंडिया का और ज्यादा फॉरेन रिजर्व इंडिया के लिए पैसा कमा सकती हैं, उन सबको हमें ऐसा नहीं है कि उन्हें स्टॉप कर देना चाहिए, बल्कि एक इकोनॉमी के अंदर प्रिंसिपल होता है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। जो ज्यादा बेटर आइडिया के साथ मार्केट में आएगा, ज्यादा बेटर प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आएगा, वो हमेशा जो पुराने बैठे हुए हैं मार्केट में, चाहे जितने मर्जी पुराने प्लेयर बैठे हों, अगर आपके आइडिया में दम है, आप बड़े से बड़े प्लेयर को आप हटा दोगे मार्केट में। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, बड़े बड़े प्लेयर्स भी मार्केट में खत्म हो जाएगा। ये प्रिंसिपल होता है इकोनॉमी में। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत रीसेंट कंपनियों ने बंद करवा दी है, क्योंकि उनकी आइडिया में इतना ज्यादा दम होता है। और जितनी, जैसे एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल ले लो, एक टाइम पे मोबाइल फोन्स में, मुझे नहीं पता आप लोगों को याद है या नहीं है, कि किसी जमाने में नोकिया डोमिनेट करता था, ठीक है, नोकिया के सिवा कोई और कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती थी। पर आज देखो नोकिया कहीं पे भी नहीं है। तो ये हुआ क्या, नई कंपनी आई एप्पल जैसे, उन्होंने लॉन्च किया था, उन्होंने पुराने बैठे हुए प्लेयर्स को हटा दी, क्योंकि अगलों ने विजन देखा कि टच स्क्रीन फोन हो सकते हैं, ठीक है, बनाए उन्होंने भी थे पर उनका विजन अलग था, लोगों ने जिस विजन को पिक किया उसके साथ चले गए। तो ये सारा का सारा जो आपका विजन और ये सारी चीजें, यही अल्टीमेटली मार्केट में प्ले आउट करती हैं। तो कंट्रीज आपस में क्या करते हैं, जो ड्यूटीज हैं इन्हें हटाने के लिए ना आपस में एग्रीमेंट कर लेती हैं कि हम प्रोडक्ट्स को ऐसे बिहेव करवाएंगे जैसे हमारी ही कंट्री का हिस्सा है। तो कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे और बस फ्री फ्लो ऑफ गुड्स होने देंगे। सामान आपका बिल्कुल फ्री फ्लो जाएगा, जितना सामान आ रहा है आराम से बिक सकता है, जितना सामान जा रहा है आराम से दूसरी कंट्री भी जा सकता है। ये सारा का सारा जब फ्री फ्लो क्रिएट हो जाएगा, इसके कारण आपकी जैसे इंडिया की कंपनीज अपना टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, ये सारी हम दुनिया में सामान और ज्यादा बेच पाएंगे, तो इंडिया और ज्यादा अमीर होने के चांसेस रखता है। इसी कारण इंडिया की गवर्नमेंट बहुत जोर शोर से और इफेक्टिवली, बहुत इफेक्टिवली भी लगी हुई है। हम काफी ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर काम करने लगे हुए हैं एक साथ,
कि हम कंट्रीज के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, ये दुनिया भर में ड्यूटीज हट जाएंगी, तो बहुत सारी इवन सिर्फ इंडियन कंपनीज नहीं, इवन जो फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग है, लेट्स सपोज कोई भी लगा लो, गुच्ची लगा लो, चलो एक महंगा ब्रांड करते हैं, गुच्ची ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया के अंदर आके अपनी फैक्ट्री ओपन कर ले, क्योंकि उन्हें पता है इंडिया के अंदर वो जितनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अब जैसे आज के एग्जांपल में पढ़ेंगे, यूके जाके उन्हें टेक्सटाइल के ऊपर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पड़नी, तो वो बहुत सस्ते में, इंडिया के अंदर लेबर बहुत है, तो लेबर से सस्ते में लेबर हायर करेंगे, सस्ते में कपड़ा तैयार करेंगे, ये लेबर को मतलब जो कपड़ा तैयार किया है इससे यूके लेके जाएंगे, बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के वहां बेच पाएंगे। इसके कारण आपके वो और ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे इंडिया के अंदर ऐसे और ब्रांड्स इंडिया के अंदर अपनी फैक्ट्रीज ओपन करना शुरू करें। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर एफडीआई भी बढ़ सकती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ये सारी चीजें, ठीक है। सेम चीज बाकी चीजों की तरफ भी, लेट्स सपोज हम इंजन के ऊपर या गाड़ियों के ऊपर भी हम इस एग्रीमेंट, देखो इस एग्रीमेंट के अंदर लिखा होता है कौन सी चीजें एक्सक्लूडेड होंगी ड्यूटी से। कुछ चीजें हर कंट्री बचा के रखना चाहती है, जैसे इंडिया एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज को ज्यादातर कंट्री से बिना ड्यूटी के अलाउ नहीं करता, ताकि हम अपनी खुद की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बचा के रख सके, ठीक है। तो ऐसी चीजें इन एग्रीमेंट्स के अंदर ऑलरेडी रिटर्न होती है कि हम कहाँ पे ड्यूटी लगा सकते हैं, और कभी इमरजेंसी में किसी जगह पे ड्यूटी लगानी पड़े वो भी पावर्स होती है। देखो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में ना एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, जिसे हम कहते हैं डंपिंग करना। ये ना कई बार सरकारें मिली भगत से करने लग जाती हैं कंपनीज के साथ। लेट्स सपोज ये चाइना बहुत ज्यादा करता है, चाइना का ही एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज चाइना को दिख रहा है कि इंडिया के अंदर स्टील इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा ग्रोथ आने वाला है, और स्टील इंडस्ट्री को हमें कैप्चर करना जरूरी है, ताकि सिर्फ चाइना में बना हुआ स्टील इंडिया के अंदर बिके। पर अगर वो चाहते हैं कि इंडिया के अंदर स्टील बिके, दो चीजें उन्हें इंश्योर करनी जरूरी है। एक तो वो इंडिया का जो अपना कंपटीशन है, जो लोकल कंपटीशन है, किसी इस तरीके से खत्म कर दें इसे। दूसरा, हमारा सामान सबसे सस्ता रहेगा, जब तक कंपटीशन खत्म नहीं होता तब तक लोग हमें खरीदते रहेंगे। तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करती होती है, गवर्नमेंट अपनी स्टील इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट कर लेती हैं कि तुम क्या करो, ये जिस भी कंट्री में आप सामान बेच रहे हो बेचो, पर जैसे लेट्स सपोज स्टील की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लगा के चल रहा हूँ, लेट्स सपोज 1000 रुपये मुझे कॉस्ट आ रही है हर टन बनाने पे, नहीं आती, इतना सस्ते में स्टील नहीं बनता, बस सिर्फ एग्जांपल के तौर पे, राउंड फिगर के तौर पे वो बता रहा हूँ कि लेट्स सपोज 1000 रुपये लग रहे हैं हर टन स्टील बनाने में। सरकार कहेगी कि देखो तुम क्या करो, और प्रॉफिट के साथ ये हर चीज को लेट्स सपोज 2000 रुपये पर टन के हिसाब से बेचते थे। सरकार इन्हें बोलेगी कि देखो 2000 का ना बेचो, काम करो तुम 1000 रुपये, जितने का तुम्हारा बन रहा है ना, तुम 1000 में ही इस कंट्री के अंदर बेचो। बाकी इनफैक्ट अगर और ज्यादा डंपिंग करनी है, लेट्स सपोज 1000 में तो तैयार ही हो रहा था, तुम क्या करो 800 रुपये पर टन के हिसाब से इस कंट्री में बेचो। अब 800 रुपये पर टन के हिसाब से आपकी सी कंट्री के अंदर सारा का सारा स्टील का इंपोर्ट आ रहा होगा। उन्होंने सरकार ये कह देगी कि जो बाकी आपका खर्चा भी है और प्लस जो ऊपर प्रॉफिट भी है वो सब हम पे कर देंगे। अब इससे होगा कि इतना सस्ता, इतना तो इंडिया के अंदर, लेट्स वो इंडिया को अगर हम चाइना के अगेंस्ट करके देखें, क्योंकि चाइना ये बहुत ज्यादा करता है, इंडिया के अंदर तो इतना चीप बन भी नहीं रहा सामान, ठीक है। तो हम कंपीट कैसे करेंगे, हमारी इंडस्ट्री कहेगी कम से कम 1000 रुपये जितने कॉस्ट आ रही है उतने का तो ले जाओ, पर वो कहेंगे नहीं 800 का मिल रहा है, तो वो तो इंडिया में कोई भी नहीं दे पाएगा। तो इस कारण धीरे धीरे इंडिया की सारी स्टील इंडस्ट्री नहीं तो बंद हो जाएगी, ठीक है। ऐसी प्रैक्टिस जहां पे तुम दूसरी कंट्री की सिर्फ इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने के लिए प्राइस कम करके उसके अंदर ज्यादा इंपोर्ट बढ़ा देते हो उस कंट्री के, उसे कहते हैं डंपिंग करना। अपना सामान लिटरली तुम वहां पे फेंक रहे हो, ठीक है, कि बस वो कंट्री की बर्बादी आ जाए, मतलब उसकी इंडस्ट्री की बर्बादी आ जाए। ये जो सारी की सारी चीज है जो डंपिंग हुई है, इसे रोकने के लिए और कंट्रोल करने के लिए आपकी गवर्नमेंट्स के पास हमेशा ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ना पावर होती है, जिन्हें हम कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटीज। अगर कोई भी कंट्री ऐसी पॉलिसीज पे उतरती है और पता चलता है कि इसके प्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग से भी कम पे भी ये बेच रहे हैं, तो सरकार क्या करती होती है, सरकार 200 रुपये लेट्स सपोज ऊपर ड्यूटी लगा देगी। अगर चाइना उसे दे रही है तो हम खुद महंगा कर देंगे,
ताकि हमारी अपनी इंडस्ट्रीज कंपटीशन से बाहर ना चले जाएं सिर्फ क्योंकि उन्होंने पॉलिसीज ऐसी बनाई है। क्लियर है? अब इसी तरीके से इंडिया यूके भी आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और इसके चलते हुए हमें एक्सपेक्टेड है कि इंडिया यूके का जो बायलेटरल ट्रेड है वो 100 बिलियन तक पहुंच जाएगा 2030 तक, ठीक है। इंडिया अभी भी सरप्लस में रहता है ट्रेड में, तो हम एक्चुअली यूके में सामान भेज के पैसे कमाते हैं, हम 3.3 बिलियन डॉलर कमाते हैं जब हम यूके सामान सारे साल का टोटल करके 100 रुपए प्रॉफिट, सॉरी 3.3 बिलियन, 100 रुपए 3.3 बिलियन डॉलर आपका प्रॉफिट ही निकलता है। यूके इंडिया का 7th लार्जेस्ट ट्रेड मार्केट है और 2.8% हमारे टोटल एक्सपोर्ट का हिस्सा बनता है पिछले साल के फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। हर साल के अकॉर्डिंग फिगर आती है, तो इस साल की फिगर अगले साल जाके आएगी, ठीक है। तो वो सारी चीज यहाँ पे। नेक्स्ट 4th करंट अफेयर है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट इन इंडिया। देखो ये रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स क्या है, ये अपने आप में वॉलंटरी सर्टिफिकेट्स और दोनों टाइप से होते हैं। ये जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स हैं ये आपके वॉलंटरी भी होते हैं और कंपल्सरी भी होते हैं। कुछ आपके इंडिया के अंदर एनवायरनमेंट के लॉज बनाए गए हैं जिनके चलते हुए कुछ आपकी जो इंडिया के अंदर कंपनीज हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, हाँ हाँ चलो, कुछ यहाँ पे जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे कि कोल के थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, ऐसी जो इंडस्ट्रीज हैं या आपकी ऑयल कंपनीज होगी, इनके कारण क्योंकि बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपके इन्वायरमेंट में निकलती है, इन्हें इसलिए कंपलसरी किया जाता होता है कि कोई ऐसी, या तो खुद इन्वेस्ट करो ऐसी चीजों के ऊपर जिससे कार्बन कम निकला करे, या तुम क्या कर सकते हो, तुम कार्बन क्रेडिट्स खरीद सकते हो। कार्बन क्रेडिट्स का मतलब है कि देखो किसी और ने एनवायरनमेंट की तरफ ज्यादा काम किया है। लेट्स सपोज मैंने एक पूरा फार्म लगा लिया रिन्यूएबल एनर्जी का, मैं उसके ऊपर मतलब सोलर पावर प्लांट लगा लिया मैंने, यहाँ पे सोलर पैनल सारे के सारे लगाए हुए हैं। अब इस सोलर पैनल से जितनी बिजली जनरेट हो रही है उसके बदले आप हमेशा एक्सचेंज करवा सकते हो पॉइंट्स, या जिन्हें क्रेडिट्स कहते हैं। अब ये जो पॉइंट्स या क्रेडिट्स हो गए, जब ये आपके यहाँ ये आपके यहाँ पे लग गए सारे के सारे, इससे क्या होगा, मतलब आपने, मेरा रिन्यूएबल प्लांट था, मैं मुझे पॉइंट मिले, मैं क्या करूंगा, ये जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है क्योंकि सरकार इन्हें बोलती है कि आपको कहीं और इन्वेस्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन्हें ये पॉइंट्स बेच दूंगा, क्योंकि इन्हें खरीदना कंपलसरी, इन्हें कहीं नहीं तो खुद इन्वेस्ट करना पड़ेगा या यहाँ से खरीद जाओ, तो इस तरीके से यहाँ से खरीद लेते हैं। इस चीज को कहते हैं जो कंपलसरी आपकी बाइंग करनी पड़ती है। और ये आपके जो सर्टिफिकेट, मतलब ये जो मैंने जितनी बिजली प्रोड्यूस की उसके जो ये खरीदेंगे उससे, उसे कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, ठीक है। ये इसलिए बनाई गई ताकि आपकी रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट की जा सके, और ऑब्लिगेशंस इसलिए रखे गए हैं, परचेज ऑब्लिगेशंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कोल, ऑयल या कोई भी माइनिंग इंडस्ट्री, जो भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं जो कार्बन रिलीज करती हैं, उनके लिए कंपलसरी किया हुआ है। पर हुआ क्या है, जो न्यूज कहां से आई है कि बेसिकली सरकार इसकी तरफ बहुत ज्यादा पुश दे रही है, रिन्यूएबल एनर्जी इन सारी चीजों की तरफ, पर जिन इंडस्ट्रीज के ऊपर ये वॉलंटरी है ना कि वो खरीदे या ना खरीदे, उनकी मर्जी है, वो खरीदते भी नहीं है। ऑब्वियसली कोई पैसा क्यों लगाएगा, सिर्फ अपने आप को देखो, कौन खरीदेगा, वो खरीदेगा जिसे अपने आप को दिखाना है कि मैं बहुत ही ज्यादा ग्रीन और इको फ्रेंडली हूं। पर इस ग्रीन और इको फ्रेंडली के लिए, सिर्फ इस टैग के लिए, देखो इंडिया में क्योंकि जब आप ये ना वेस्टर्न कंट्रीज में ये चीजें चलती हैं कि वहां पे जो कंज्यूमर्स है ना वो इन चीजों को खासकर कंसिडर करते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से बना है या नहीं बना, ठीक है, वो आपके लेदर से बना है या नहीं बना। इंडिया की जो मार्केट है वो इन सारी चीजों को कंसिडर ही नहीं करती। हमें बस इंडिया की जो प्राइस पॉइंट जो चीज होती है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि प्राइस सही है या नहीं है, ठीक है। इंडिया के अंदर जैसे अभी कुछ टाइम पहले आपकी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 6 एयर बैग्स कंपलसरी कर दिए जाएंगे गाड़ियों में। तो आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां इंक्लूडिंग मारुति का जो सुजुकी है उसका यही कहना है कि
अगर 6 एयर बैग्स कर दिए तो प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ गया तो इंडियन कंज्यूमर खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर जब गाड़ियां में खरीदने जाता है, आज तक कभी भी इंडियन कंज्यूमर, ये आपके एक पूरा सर्वे आया था, सारे इंडियंस में से सिर्फ 8% लोग इंटरेस्टेड होते हैं एक्चुअली जानने के लिए कि इसके गाड़ी के अंदर सेफ्टी क्या है, और 80% का डिसाइडिंग पॉइंट सिर्फ यही होता है कि इसका प्राइस क्या है। तो इंडियंस की जब सोच ही सेफ्टी की तरफ नहीं है तो कंपनीज कहती हैं कि हमें फालतू में खर्चा उठाना पड़ेगा, पर ऑब्वियसली अच्छा डिसीजन है सरकार का, पर इस तरीके से। और ये ऐसे नहीं सेल होती, देखो आपकी ये जो सर्टिफिकेट्स हैं और जो एनर्जी है ना, इवन एनर्जी और इनके सर्टिफिकेट्स, ये सब कुछ के लिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है सरकार ने, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है बेस्ड ऑन ट्रेडिंग एक्सचेंज, जहां जिसे चलाती है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ये बेसिकली क्या है, इंडिया के अंदर किसी ने भी बिजली खरीदनी है, बिजली बेचनी है, बिजली के सोर्सेज बेचने हैं, या ऐसे सर्टिफिकेट जो बिजली रिन्यूएबल एनर्जी बनी है उसके कारण जो सर्टिफिकेट्स बेचने हैं, वो सारे यहाँ पे सेल आउट होते हैं, और जिन्हें खरीदने हैं वो भी यहीं से खरीदते हैं। तो यहाँ पे बिडिंग होती है, वही जैसे आपकी स्टॉक मार्केट चलती है वैसे ही यहाँ पे आपकी बिडिंग चलती है। तो इसी प्लेटफॉर्म के अंदर ये भी सेल आउट होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट करंट अफेयर, इंडिया प्रोग्राम फॉर स्ट्रेंथनिंग रोड सेफ्टी। देखो वर्ल्ड बैंक ने ये न्यूज क्या थी, वर्ल्ड बैंक जो है आपका, अब देखो इसका हिस्ट्री बता देता हूँ वर्ल्ड बैंक की, और वहां से कनेक्ट करूंगा। आपके अभी वर्ल्ड वॉर 2 एंड वाले ईयर्स में थी, बस खत्म ही समझो, बस लास्ट 45 का साल आ गया था, बस वर्ल्ड वॉर खत्म ही हुई थी। उससे पहले आपकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसे हम कहते हैं अमेरिका के अंदर ब्रेटन वुड्स करके जगह है, वहां पे आपकी कॉन्फ्रेंस हुई। यहाँ पे आपके ना दुनिया में 2 ऑर्गेनाइजेशंस बनाने का फैसला हुआ था, जिन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहते हैं, जुड़वा, क्योंकि एक ही कॉन्फ्रेंस से 2 बहुत बड़ी बॉडीज बनी है। एक था आपका जो वर्ल्ड बैंक बना, और एक था आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, शॉर्ट में IMF। ठीक है, तो एक वर्ल्ड बैंक और दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब ये जो 2 चीजें हैं, इन्हें अलग अलग पर पर्पस से बनाया गया है। देखो IMF का दुनिया में काम है, किसी भी कंट्री के पास अगर जिसे हम कहते हैं कोई भी कंट्री अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में फंस गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स रखने पड़ते हैं। किसी भी कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत कम पड़ गए, वो हमेशा आपके यहां से आके लोन ले सकते हैं, इनकी हेल्प ले सकते हैं और अपनी कंट्री को वापस स्टेबल पाथ पे लेके आ सकते हैं। जैसे श्रीलंका भी इस टाइम IMF के पास गया हुआ है, आपका पाकिस्तान भी IMF के पास गया हुआ है, ये सारी जगह। 1992 में इंडिया को भी जाना पड़ा था, मतलब उससे पहले भी हम गए हैं, पर 1992 में तो बहुत बुरी हालत में जाना पड़ा था। वर्ल्ड बैंक का काम है दुनिया भर में ना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करना, ताकि दुनिया के अंदर एक तो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बन सके, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बन सके, और दूसरी चीज आपके, एक तो ये सस्टेनेबल इन्वायरमेंट होगी और नहीं, एक मिनट निधि, बस मैं एक मिनट में बताता हूँ। और दूसरा आपकी एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, और दूसरा आपकी दुनिया में पावर्टी कम हो और डेवलपमेंट हो। ठीक है, ये सारी चीजें, पावर्टी वर्ड याद कर रहा था। हाँ जी, IMF निधि शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, 1 साल के अंदर अंदर जो वापस करने होता है। IMF लॉन्ग टर्म लोन्स देता है। ठीक है, तो आपको 5-7 साल में वापस करने होते हैं, कम से कम इतना को होता है। तो IMF अगर 1 साल में पैसा वापस मांग लिया तो फिर तो किसी कंट्री का हेल्प करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि तुमने अभी पैसा दिया, 6 महीने बाद बोलोगे वापस दे दो। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है ये। ठीक है, तो ये आपके 2 ट्विन्स इस तरीके से ये एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है? कोई भी डाउट यहां तक? ठीक है, अब
वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के अंदर, अब प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के अंदर एक प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया, उसकी फाइनेंसिंग, उसके लिए लोन, वर्ल्ड बैंक भी लोन के तौर पे पैसे देता है। देखो पैसे देने के दो तरीके होते हैं वर्ल्ड बैंक के, वर्ल्ड बैंक लोन भी दे सकता होता है और एक चीज होती है ग्रांट इन एड, ग्रांट इन एड। जब भी ग्रांट वर्ड आता है, ग्रांट वर्ड का मतलब होता है इस पैसे को वापस नहीं करना, ये पैसा बस आप जिस पर्पस के लिए आए उस पर्पस में लगाओ और बस हो गया। लोन का मतलब होता है तुम्हें वापस करना है और कोई छोटे मोटे इंटरेस्ट रेट, वर्ल्ड बैंक ज्यादा नहीं 1 या 2% का इंटरेस्ट रेट लगाता है, इतने को इंटरेस्ट रेट से वापस मांग लेता है। ठीक है, अब यहां पे इंडिया के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है कि हमें अपनी स्ट्रेंथनिंग रोड सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना। देखो इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया के, इंडिया के अंदर सिर्फ 1% व्हीकल है, हमें लगता है हमारी सड़कें भरी पड़ी हैं, पर ये जितने भी व्हीकल्स हैं आपके 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रक सब कुछ मिला के, ये दुनिया का सिर्फ 1% व्हीकल है, 1% बनता है ये दुनिया का सिर्फ। तो इंडिया के अंदर अभी भी व्हीकल ज्यादातर इंडियंस के पास तो है ही नहीं, वैसे भी इंडिया की गरीबी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये बार बार इंडेक्सेस पॉइंट आउट करते हैं। आपके एक 2011 में एक बहुत ही डिटेल सर्वे किया गया था, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, किसी और करंट अफेयर में पढ़ेंगे, उसके अंदर ये चीजों को भी रिकॉर्ड किया गया था, किस घर के अंदर 2 व्हीलर है, किस घर के अंदर 4 व्हीलर है। और इंडिया के अंदर ज्यादातर घरों में 2 व्हीलर भी नहीं है, 4 व्हीलर तो चलो दूर की बात है। ठीक है, तो ये जो 1%, हम सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ 1% व्हीकल्स हैं पूरी दुनिया के, पर दुनिया भर के 10% जो डेथ्स होती है ना एक्सीडेंट्स के कारण, व्हीकल एक्सीडेंट्स के कारण, वो इंडिया में होती हैं। अब तो खुद देखो पूरी दुनिया में जो व्हीकल एक्सीडेंट्स के कारण मौतें हो रही हैं उसका 10% इंडिया में, यानी बाकी सारी दुनिया में 90%, हम अकेले ही 10%, और ये 10% सिर्फ 1% व्हीकल से हम कर रहे हैं। तो हमारी यानी कि रोड सेफ्टी बहुत पुअर है। यहाँ तो रोड्स की देखो कई बार क्वालिटी, कई जगहों पे इतने बड़े बड़े खड्डे होते हैं कोई चलाता चलाता ही गिर जाए। ठीक है, कई जगहों पे इतने आपके रोड के ऊपर ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जहां पे लोगों को दिखता नहीं है कि दूसरी साइड से क्या आ रहा है, और तेज चल रहे होते हैं तो आपस में कोलिजन के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। तो ऐसी चीजों को इंप्रूव करना, जहां पे रोड्स की क्वालिटी इंप्रूव हो, सेफ्टी मेजर साइड पे, कई बार जैसे पहाड़ों के अंदर खाई के अंदर गाड़ियां गिरने का डर होता है तो वहां पे रेलिंग लगाई जाए। ठीक है, ऐसी सारी चीजों के लिए सरकार इन्वेस्ट करने का सोच रही है, और इसके लिए आपकी ये टारगेटेड, अभी स्टार्टिंग में ये सारे टारगेटेड स्टेट्स हैं जहां पे सबसे वर्स्ट रोड सेफ्टी मानी जाती है, ये सारी स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा, असम। तो इंडिया काफी स्टेट्स कवर कर रहे हैं। इन सारी जगहों पे सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसे लगाएगी, वर्ल्ड बैंक से भी लोन लिया गया है, और इवन स्टेट गवर्नमेंट्स को कंट्रीब्यूट करने के लिए बोला जाएगा कि आपकी रोड सेफ्टी सुधारी जाए, रोड्स के ऊपर ओवरऑल आपके सेफ बनाया जाए। ठीक है, तो जैसे आपके ना कैटेगरी के अंदर बात करूं, जो आपके साइकिलिस्ट 2 और 3 व्हीलर राइडर्स होते हैं और जो पेडेस्ट्रियन पैदल चल रहे हैं, इन सबको वल्नरेबल रोड यूजर्स बोला जाता है। ठीक है, 54% जो आपकी रोड एक्सीडेंट में डेथ्स होती है ना वो इन्हीं की होती है, बाकी आपका ट्रक बस गाड़ियों का बाकी सारा शेयर है। तो ज्यादातर अगर आप देखोगे यहाँ तो जो पैदल चलने वाले हैं 2 व्हीलर 3 व्हीलर या साइकिल पे, ज्यादातर मौतें सिर्फ इनकी हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी डाउट यहां तक? ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो है, यूएन चीफ ने एक चीज बोली है कि वर्ल्ड फेसेस एन ओशन इमरजेंसी। सो बेसिकली जैसे आपको बार बार हम पॉइंट आउट करते हैं कि आपके दुनिया भर में जो ओशंस है ना वो लगातार चोक होते जा रहे हैं, क्योंकि हम उनके अंदर बहुत सारा वेस्ट फेंकते जा रहे हैं। उसके अलावा आपके ऑयल इंडस्ट्री का वहां पे बहुत सारा, मतलब जैसे प्लास्टिक वेस्ट गिरता जा रहा है, ऑयल के आपके डंप्स वहां पे गिरते रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम जितना फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब कुछ जाके पानी के अंदर ही गिरता है। ये सारी जो आपकी इंडस्ट्री है, बहुत सारे केमिकल्स भी यहाँ पे फेंके जा रहे हैं,
इसके कारण आपके ओशंस मरते जा रहे हैं। ओशंस के अंदर आपका लगातार टेम्परेचर राइज हो रहा है, सैलिनिटी, कितना नमकीन पानी है, ये चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्लैरिटी, पानी के अंदर अगर आपके कहीं पे जाके मिट्टी भी गिर रही है ना, तो वो पानी की क्लैरिटी तो खत्म करता ही है, वहां पे मिट्टी मिट्टी हो जाएगी, उसके अंदर आपके प्लांट्स एनिमल्स का रहना मुश्किल हो जाता है। तो वो ये सारी प्रॉब्लम्स के कारण आपके ओशन इमरजेंसी बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्लियर है, कोई भी डाउट? नेक्स्ट करंट अफेयर 2022 रिसेलेंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट। सो बेसिकली अभी आपकी G7 की मीटिंग शुरू हुई है, ये कल करंट अफेयर आएगा, पक्की बात है, आज मतलब मीटिंग शुरू है, अब कुछ ना कुछ उसके अंदर बयानबाजी और चीजें आएंगी, तो G7 हम कल के करंट अफेयर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपके 4 कंट्रीज और G7 और इंडिया, हम सब ने मिलके एक नई स्टेटमेंट पास की है जिसे हम कहते हैं 2022 रिसेलेंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट। ये बेसिकली दुनिया भर में आपकी फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, सिविल सोसाइटी की डाइवर्सिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन इंश्योर करने के लिए बनाया गया। देखो ये बेसिकली देखो अल्टीमेटली डेमोक्रेसीज का मतलब क्या, डेमोक्रेसीज तभी आपकी स्ट्रांग बन सकते हैं और बेटर गवर्नमेंट हो सकते हैं अगर वहां पे डिबेट हो, लोग सरकार को क्रिटिसाइज कर पाए, लोग इंटरनेशनल विचार रख पाए, लोकल चीजों पे विचार रख पाए, ये सारी चीजों के ऊपर। तो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनता है आपकी डेमोक्रेसीज का। ये जो स्टेटमेंट है ये इन्हीं चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है कि लोगों के एक्सप्रेशन और जो उनके ओपिनियन है, चाहे आजकल ऑनलाइन वर्ल्ड है, ट्विटर, ये सारी जगह, वो भी प्रोटेक्टेड होना चाहिए। अगर कोई ऑफलाइन कहीं जाके कोई नारे लगाना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, उसका भी राइट इंश्योर होने चाहिए, ऐसे नहीं उठा के लेके पता ही नहीं कहाँ गायब कर दिया। ठीक है, तो इसी की अल्टीमेटली मतलब यही सारी चीजें लिखी हैं कि हमें साइबर रिस्पांस की तरफ कॉपरेट करना है, बस आपस में मिलके काम करना है, कोई भी पक्की चीज नहीं है, स्टेटमेंट बस एक बयान है, सारे लोगों ने मिलके बस एग्री किया है कि हाँ हमें ऐसा कुछ अपने अपने देशों में करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ ऑफ इंडिया, इंडिया का एंटी डिफेक्शन लॉ। देखो एंटी डिफेक्शन होता क्या है, ये पूरा का पूरा मैं आपको चीज बताता हूं। एंटी डिफेक्शन से पहले जो समझना जरूरी है वो ये है कि अपने आप में डिफेक्शन क्या होती है। आपने आजकल न्यूज अगर सुनी होगी, आपको पता ही होगा महाराष्ट्र में क्या ड्रामा चल रहा है और कैसे आपकी सरकार है, ये सारा MLAs आपका दल बदली जा रहे हैं, फिर हाई कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट, स्पीकर की इन्वॉल्वमेंट, बथेरा कुछ चल रहा है अभी। ठीक है, शिवसेना की सरकार गिर रही है, गिर गई अब तो बस जल्दी बीजेपी की सरकार बन जाएगी, क्योंकि सारे MLAs उधर जाके मर चुके हैं। चलो वो कोई बात नहीं, आप डिफेक्शन को सबसे पहले समझिए क्या होता है। ठीक है, हमें नहीं फर्क पड़ता किसकी सरकार गिर रही है, किसकी आ रही है, मतलब ऑब्वियसली पढ़ना चाहिए इन द सेंस के करंट अफेयर में फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये पॉलिटिक्स है, हमारे करंट अफेयर्स और प्रिपरेशन से बाहर रहे। डिफेक्शन का मतलब होता है जब देखो एक आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, डिफेक्शन 2 टाइप की हो सकती है। एक तो आप वॉलेंट्री पार्टी को छोड़ दो, लीव द पार्टी, जैसे हिंदी में बोली जाता है वॉलेंट्री लीव द पार्टी। ठीक है, दूसरा आपके ओपिनियंस में भी डिफेक्शन हो सकती है। ओपिनियंस का मतलब है कि लेट्स सपोज मैं कुछ सोचता हूं, कैसे सोचता हूं, उस विचारों में भी फर्क हो सकता है। ठीक है, तो अब होता क्या है, देखो जब विचारों में फर्क, सबसे पहले इस चीज को बताता हूं, विचारों में फर्क कैसे हो सकता है। देखो अगर मैं इस चीज को इस तरीके से बोलूं कि जो भी मैं कर रहा हूं, मेरी पार्टी कर रही है, हम सबको हमेशा एक साथ मिलके ही काम करना होता है। जैसे अगर ये आपकी पार्लियामेंट है, चलो पार्लियामेंट लोकसभा लगा लेते हैं, लोकसभा के अंदर अलग अलग पार्टीज के अपने अपने ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, सबके पास अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स हैं। जब भी कोई भी
चीज के ऊपर वोट डलनी होती है ना, हमेशा अपने पार्टी के लोगों के लिए एक ऑर्डर जारी किया जाता होता है विप के द्वारा। विप जिसे कह देते हैं कि विप जारी हो गई है, ठीक है। विप का क्या मतलब होता है? विप का मतलब होता है कि आपकी पार्टी ने कमांड दी है जो आपको उसी तरीके से वोट डालनी है। अगर आपकी पार्टी के लोगों ने बोला है यस, मतलब पार्टी के हाई कमांड ने आपको बोल दिया हाँ में वोट डालनी है, तो जब वोटिंग का टाइम आएगा सबने हाँ में वोट डालनी है। चाहे आपको वो मुद्दे के ऊपर आप मन से हाँ की तरफ वोट डालना चाहते हो या नहीं डालना चाहते हो, अगर कम आपकी उन्होंने कह दिया है तो आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको वोट डालनी ही पड़ेगी यस में। पर कई बारी क्या होता है, कई एमएलए या जैसे हमने पार्लियामेंट का एग्जांपल लिया, कई एमपीज अगर अपना ओपिनियन प्रेजेंट करते हुए खुद ना में वोट डाल जाए जब आपके यस में वोट डालने को बोला हुआ है, इसे बोला जाता है कि आप अपनी पार्टी के खिलाफ चले गए। तो आपकी पार्टी के पास हमेशा एक ऑप्शन होता है। पार्टी क्या कर सकती है? पार्टी जो आपकी उस हाउस का स्पीकर होगा, स्पीकर वो पर्सन होता है जो पूरे हाउस को चलाता है। अगर आप कभी भी देखोगे लोकसभा को, यहाँ टॉप पे एक पर्सन बैठा होता है, वो आपका स्पीकर होता है ज्यादातर, और भी कोई संभाल रहा हो सकता है, पर जो जिसकी वो कुर्सी है वो स्पीकर है। तो ये पार्टी के लोग स्पीकर के पास जा सकते हैं कि सर हमारा ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, इसने हमारी विप जारी हुई थी, ये रहा उसका सारा पेपर वर्क, हमने हाँ में वोट डालने को बोला था, इस बंदे ने ना में वोट डाल लिया। इसके बाद अब स्पीकर की मर्जी होती है। स्पीकर क्या करता है? स्पीकर पूरी इंक्वायरी करता है, और स्पीकर को अगर लगेगा, स्पीकर की अल्टीमेटली मर्जी स्पीकर की है डिफेक्शन के मामले में। अगर स्पीकर को लगेगा कि हाँ इस बंदे ने वैसे वोट नहीं डाली और इसे लगेगा इसे रिमूव कर देना चाहिए, स्पीकर क्या कर सकता है? ये जिस बंदे ने ये वोट डाली थी उसे रिमूव तक कर सकता है हाउस से। यानी कि जैसे लोकसभा में एमपी की जो सीट है उसकी सीट खाली हो जाएगी, ठीक है, उसका जितना भी टेन्योर बचा था बस खत्म, अब दोबारा से इलेक्शन होंगे। तो इस तरीके से उनसे उनकी सीट छीनी जा सकती है। ये जो पावर है पार्टीज की ऐसे कंप्लेंट करने की और स्पीकर की फैसला सुनाने की, इसे ही कहते हैं एंटी डिफेक्शन। लोगों को अपनी पार्टी के खिलाफ जाने से रोकने के लिए। या दूसरा, अगर लेट्स सपोज आप जीतते किसी पार्टी से हो पर जीतने के बाद आप पार्टी बदल गए, तो भी आपकी सीट कैंसिल की जा सकती है, वॉलेंटरली छोड़ना है। इसी कारण आप हमेशा देखना, ज्यादातर जिन एमपीज या एमएलए ने अपनी पार्टी छोड़नी होती है ना, वो अपनी पार्टी को तंग करने बैठ जाते हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ बोलने लग जाएंगे, ठीक है, ऐसी चीजें करने लग जाएंगे ताकि उनकी पार्टी तंग आके उन्हें पार्टी से निकाल दे। क्योंकि अगर पार्टी ने निकाला तो आपके ऊपर डिफेक्शन नहीं लगती। वॉलेंट्री का मतलब है आपने खुद छोड़ा है, पार्टी ने नहीं बोला था, आपने खुद छोड़ा है, उसे बोलते हैं वॉलेंट्री। तो ऐसे सडनली आपके एमएलए, कई बारी आपकी कई सरकारें होती है वहां पे सडनली देखना एमएलए लग जाते हैं कि ये सरकार पूरी करप्ट है, ये है, तो कुछ महीने देखना वो बंदा पार्टी बदल जाएगा, ठीक है। वो इसी तरीके से वो पूरी स्ट्रैटेजी होती है, वही पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इस तरीके से होती है, ठीक है। तो ये चीज, अब आपका जो ये एंटी डिफेक्शन और ये सारी की सारी जो चीज है, इसकी अगर मैं बात करूं, इसके अंदर अल्टीमेटली डिसाइडिंग पावर स्पीकर के पास है। अब कई बारी क्या होता है, जैसे अभी महाराष्ट्र के और इस कर्नाटका केस में तो मैं बताता हूं, आपकी वहां पे रूलिंग पार्टी बीजेपी की ही थी, और कुछ कांग्रेस के एमएलए अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी में भी आ गए और ज्यादा उनकी मेजोरिटी बढ़ गई। तो कांग्रेस कंप्लेंट करने पहुंची स्पीकर के पास, पर स्पीकर मेजोरिटी पार्टी का होता है, तो स्पीकर की मर्जी है वो उसे कैंसिल करे या ना करे, उन्होंने नहीं किया कैंसिल, ठीक है। ये बनाया क्यों गया था? देखो, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना आपका 10th शेड्यूल एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर इसके ये सारे प्रोविजंस लिखे हैं, कब आपकी ऊपर एंटी डिफेक्शन लगेगा, कब नहीं लगेगा, ये सारी चीजें उसके ऊपर लिखी हुई हैं, ठीक है। जैसे अगर आप एक नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं कैटेगरी, अगर आप नॉमिनेटेड मेंबर हो और अगर आपने पहले 6 महीने के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, आप
एंटी डिफेक्शन में नहीं आते, पर अगर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और पहले दिन ही आते किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हो, आप डिस्क्वालीफाइड। ये सारी चीजें इस तरीके से आपकी की जाती हैं। अब वो चीजें आप पॉलिटी में और डिटेल में पढ़ोगे। 10th शेड्यूल याद रखना, ये एंटी डिफेक्शन का है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं एग्जिस्ट करता था, ये बाद में डाला गया, क्योंकि इंडिया के अंदर ना ये पॉलिटिक्स में बहुत कॉमन हो गया था, जहां पे पॉलिटिशियंस क्या करते थे, एक नाम बन गया था इंडिया की पॉलिटिशियन में, आया राम गया राम। ये बेसिकली आपके एक हरियाणा के पॉलिटिशियन थे, उनके नाम से ही बना था। उन्होंने लगातार ही 3-4 बारी अपनी पार्टियां शिफ्ट कर दी, कभी इधर चले गए, कभी उधर आ गए, कभी इधर आ गए, कभी उधर आ गए। तो एक ये मुहावरा ही बन गया कि आया राम गया राम। आज हमारी पार्टी में आया, कल पार्टी छोड़ के उधर हो जाएगा, जहां बेनिफिट दिख रहा है बस वहीं शिफ्ट करी जा रहे हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि आपकी गवर्नमेंट ना आपकी स्टेबल नहीं रह पाती, क्योंकि अगर लोग ऐसी पार्टी चेंज करते रहेंगे, लेट्स सपोज आज अच्छी खासी सरकार बन गई, पर दूसरे पार्टी ने एमएलए को, एमपीज या एमएलए, जहां स्टेट के अंदर एमएलए लगा लो, सेंटर में एमपीज लगा लो, उन्हें अपनी साइड कर लिया, तुम्हारी सरकार गिरा के अपनी सरकार बना ली, ऐसे तो कभी सरकारें स्टेबल ही ना रह पाए एक स्टेट में। तो ये चीजों को इसीलिए बनाया गया है कि इस तरीके से आपका ये सारी की सारी चीज को कंट्रोल किया जा सके। क्लियर है? कोई भी डाउट यहाँ पे? किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ इसी चीज के बारे में। ये थे आपके आज के